बिल्कुल इसी तरीके से होती हैं। जब फूड पार्टिकल्स ग्रसनी के अंदर आता है तो ये जो मैंने रेड और ये इनसे जो डिनोट किया है ये हो जाती है हमारी एंडोस्टाइल, जिसको हम हाइपोफेरेंजियल ग्रूव कहते हैं। और इसी के ऊपर वाला जो पार्ट है जो ऑरेंज वाला है एपिफेरेंजियल ग्रूव, ये जो होता है यहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं और एंडोस्टाइल वाले पार्ट में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों खांचे होती हैं जो कि एक नीचे वेंट्रल साइड में होती हैं और एक डोर्सल साइड में होती हैं, और इन्हीं खांचों के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं सीलिया की हेल्प से ये अपने फीडिंग मैकेनिज्म को करते हैं और इन्हीं की हेल्प से ये अपने फूड पार्टिकल्स को आगे एलिमेंट्री कैनाल के पाथवे के अंदर भेजते हैं। तो अगर हम इसके फेरिंग्स के स्ट्रक्चर को देखें तो ये साइड वाली जो मैंने दिखाई ग्रीन वाली, तो ये इनकी फेरेंजियल वॉल होती हैं ग्रसनी की दीवार की। इनकी ग्रसनी की दीवार कैसी होती है? अब इन फेरिंग्स को ही, इतना वाला जो रीजन है, इसी फेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल सैक। तो व्हाट इज़ द रीज़न कि इसको ब्रैंकियल सैक कहा जाता है? ब्रैंकियल सैक का मतलब होता है श्वसनिक कोश, यानी कि यहाँ पर रेस्पिरेशन का काम भी होता है। तो इसी वाले रीज़न में डाइजेस्टिव सिस्टम का भी रोल प्ले होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी रोल प्ले होता है, क्योंकि ये एनिमल वाटर के अंदर सरवाइव करता है, वाटर के अंदर रहता है। तो ये अपने फूड मटेरियल को वाटर के साथ लाता है और वाटर की हेल्प से ही ये वाटर के अंदर जो सॉल्यूबल ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अपनी बॉडी में डाल देता है और इनकी बॉडी की जो CO2 होती है वो CO2 वाटर में डाल देता है। और इसी वाटर को ये गिल स्लिट्स की हेल्प से ग्रसनी के अंदर, इनके अंदर कुछ गिल स्लिट्स होती हैं, कुछ गिल्स की दरारें होती हैं। इन दरारों की हेल्प से ये अपने वाटर को बाहर निकाल देते हैं एक थैले के अंदर, एट्रियम के अंदर। और ये थैला एक पोर से खुल जाता है तो वाटर आता रहता है और इस पोर की हेल्प से बाहर निकल जाता है और इसी वाटर के अंदर सॉल्यूबल ऑक्सीजन को ये ले लेते हैं और CO2 को ये दे देते हैं। तो ये पूरी मैकेनिज्म कहाँ पे फॉलो हो रही है, इसके लिए हमको फेरेंजियल जो वॉल है इसके बारे में कुछ डिटेल में जानना होगा। तो ये जो मैंने दिखाया है ब्लू ये मैंने बनाए हैं गिल स्लिट्स, गिल्स की दरारें। दरारें मतलब छेद है, यहाँ से पानी जो होता है वो निकल जाता है बाहर। ये हमारी एंडोस्टाइल जो यहाँ पर प्रेजेंट थी, एंडोस्टाइल का ये TS है, कुछ इस तरीके से TS कट करके हमको ये दिखाई दे रहा है एंडोस्टाइल। तो जो एंडोस्टाइल होती है इनके अंदर 2 टाइप्स की सेल्स जो होती है प्रेजेंट होती है, लॉन्जिट्यूडनली होती हैं बिल्कुल ही, और 2 टाइप्स की सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है सेगमेंटल मैनर के अंदर होती हैं। जो मैंने चॉकलेटी से दिखाया है ब्राउन से, ये हो जाता है एपिथेलियमी सेल, और जो रेड से दिखा रही हूँ ये है हमारी ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड्यूलर सेल्स भी प्रेजेंट होती है, ग्रंथिल कोशिका और एपिथेलियमी कोशिका का भी ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है, बिल्कुल लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होता है। ये वाला डायग्राम इस तरह से दिखाई दे रहा है। जब मैंने इसको इस तरह से काट दिया तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, इसको अगर हम बड़ा करेंगे तो हमको ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो कुछ रेड सेल्स हैं और कुछ ब्राउन सेल्स की लाइनें हमको दिखाई दे रही हैं ग्रुप के अंदर। तो ये ग्रुप अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पहले ब्राउन फिर रेड, फिर ब्राउन फिर रेड। कलर मैं खुद ही डिनोट कर रही हूँ ताकि क्लियरली हमको आइडेंटिफिकेशन हो सके। एपिथेलियमी सेल्स और ग्लैंड्यूलर सेल्स जो होती है उनके ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो 4 हमारे पास जो ग्रुप होते हैं वो ग्लैंड्यूलर सेल्स के होते हैं जिनसे म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और जो 5 जो है वो एपिथेलियमी सेल्स के ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं जिन पर सीलिया का ट्रैक्ट लगा हुआ है। तो जो मिडिल वाला पार्ट है, इस मिडिल वाले पार्ट की जो एपिथेलियमी सेल्स का ग्रुप है, इन पर जो सीलिया है
उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, सबसे लंबी लेंथ होती है। तो ये जो मैंने बीच में दिखाई है ये मीडियन लॉन्गर सीलिया है जो मैं इनको दिखा रही हूँ। तो ये हमारी एंडोस्टाइल है। इन एंडोस्टाइल को सपोर्ट रखने के लिए, फेरिंग्स को, ग्रसनी को सपोर्टेड रखने के लिए कुछ स्केलेटल प्लेट्स जो होती है वो इनके नीचे प्रेजेंट होती है और कुछ सब एंडोस्टाइलर एरोटा भी होते हैं। कुछ ब्लड वेसल्स भी इनके अंदर होती हैं जिनसे ये न्यूट्रिशन ले सके। तो ये हमारे एंडोस्टाइल वाला रीज़न था। ये सीलिएटाइड ट्रैक्ट बन जाता है पूरा ही। तो इनके अंदर दो टाइप की हमको सेल्स ग्रुप देखने को मिली, एपिथेलियमी और ग्लैंड्यूलर। तो एपिथेलियमी जो होते हैं उनसे सीलिया प्रोड्यूस होते हैं, सीलिया हेल्प करते हैं, और जो ग्लैंड्यूलर्स होती हैं वो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं जिससे जो फूड मटेरियल आया है वो फूड मटेरियल जो होता है वो यहाँ पे म्यूकस की हेल्प से थोड़ा और मिश्रण बन जाता है, उसका बिल्कुल लिपट जाता है, गोली बना देता है फूड मटेरियल की। और ये जो वाटर होता है वो वाटर इन गिल स्लिट्स जो दीवारें हैं लेटरल साइड के अंदर फेरेंजियल वॉल की, उन दीवारों के अंदर जो दरारें हैं गिल्स की, उन दरारों से वाटर तो रिमूव हो जाता है, वाटर इस फेरिंग्स वाले पोर्शन से निकल जाता है। तब इस एंडोस्टाइल के अंदर म्यूकस के सिक्रेशन से जो फूड पार्टिकल्स होता है वो चिपचिपा हो जाता है और कुछ लिक्विड की तरह परफॉर्म करता है, और इनको इन्हीं फेरेंजियल वॉल के ऊपर भी कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। पूरी फेरेंजियल वॉल के अंदर सीलिया जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। हम फेरेंजियल वॉल को समझ लेते हैं। इन फेरेंजियल वॉल को ही हम क्या बोलते हैं, गिल्स बार, या फिर बोलते हैं गिल लैमिला। बिल्कुल ये वाला पोर्शन हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये जो छेद जो मैंने बनाए हैं ये हमारे क्या है, गिल स्लिट्स। यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और ये वाला जो इनका अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, राउंड होता है। और ये जो पोर्शन है ये होता है हमारा, ये जो राउंड वाला पोर्शन है ये हमारा हो जाता है फेरेंजियल वॉल, और इसी फेरेंजियल वॉल को हम बोलते हैं गिल्स बार या फिर गिल्स लैमिला। और गिल्स बार और गिल लैमिला का जो टीएस होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर टीएस किसको बोलते हैं, अगर मैं इसको एक वाले पोर्शन को तुम लोग देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से कट कर दूं तो जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगी, बिल्कुल इस तरीके की। अगर मैं ये इसके ऊपर लगा दूं तो हमें ये पोर्शन किस टाइप से दिखाई दे रहा है। ये जब मैं इसका टीएस कट करके देखती हूँ तो मुझे ये वाला पोर्शन दिखाई देता है। तो गिल्स बार और गिल्स लैमिला भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इनमें क्या डिफरेंस है ये भी मैं बता दूंगी। जो प्राइमरी गिल्स बार हैं उनमें सिलोमिक कैविटी होती है, यानी कि इनके पूरे के अंदर एक कैविटी होगी, यहाँ पे भी कैविटी होगी, यहाँ पे भी कैविटी होगी। तो जो प्राइमरी गिल्स बार है इनके अंदर सिलोम की कैविटी होती है और सेकेंडरी गिल बार में सिलोम की कैविटी नहीं होती है। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर परफॉर्म होती है। इसका मतलब है कि फेरेंजियल वॉल के ऊपर भी सीलिया प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जब हमने यहाँ से टीएस कट किया तो हमें बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिली। तो यहाँ पर क्या है, सीलिया का ट्रैक दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पूरी लाइन पे लंबे लंबे सीलिया प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, स्मॉल सीलिया दिख रहे हैं, छोटे छोटे साइज़ के अंदर सीलिया दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी सीलिया प्रेजेंट है छोटे छोटे, और यहाँ पर भी सीलिया जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट है। लेकिन जो लेटरल सीलिया है, इन लेटरल सीलिया का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, और जो फ्रंटल सीलिया है, ये जो सबसे बड़ा जो सीलिया हमें दिख रहा है इनको हम बोलते हैं फ्रंटल सीलिया। तो ये जो फ्रंटल सीलिया है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब क्या होता है, जैसे ही फूड मटेरियल आता है
जैसे ही फूड मटेरियल आता है, ये वाटर जो होता है वो तो इन गिल्स स्लिट से निकल जाता है और एक थैला होता है यहाँ पर आ जाता है। और जो फूड मटेरियल होता है वो म्यूकस के सिक्रेशन के बाद में चिपचिपा होकर के ये जो वॉल्स की जो गिल्स बार है, इन गिल स्लिट्स के बीच में ये जो गिल्स बार प्रेजेंट है, यानी कि ये फेरेंजियल वॉल ही है, इन्हीं को हमने गिल्स बार कहा है। तो इन गिल्स बार के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। तो इन सीलिया की हेल्प से जो फ्रंटल वाला सीलिया है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला सीलिया, इस फ्रंटल वाले सीलिया की हेल्प से ये फूड मटेरियल जो होता है वो ऊपर जाता है। और ऊपर आने के बाद में क्या होता, ऊपर आने के बाद में ये फूड मटेरियल, ये जो एपीफेरेंजियल ग्रूव हैं, इस एपीफेरेंजियल ग्रूव के सीलिया की हेल्प से उनके ये सीलिया एक मूवमेंट करते हैं, तालमय गति, थोड़े पूरे सारे एक ही डायरेक्शन में धीरे धीरे ये सीलिया मूव करते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर आया हुआ जो फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल आगे फेरेंजियल वॉल के अंदर आगे से आगे फेरिंग्स वाले पोर्शन से आगे बढ़ता है और ईसोफेगस वाले पोर्शन में जाता है। तो एक तो रोल प्ले होता है फेरिंग्स के अंदर डाइजेस्टिव पार्ट का, और एक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी रोल प्ले होता है फेरिंग्स वाले पार्ट से, क्योंकि यहीं पर गिल्स की दरारें हैं, यहीं से पानी जा रहा है और यहीं से जो पानी जा रहा है ये उस पानी से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और CO2 को बाहर रिमूव कर देते हैं। तो ये जो हमारे गिल्स बार हैं, ये हमें पता चल गए कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं गिल्स बारों के बीच में कुछ स्केलेटल रॉड्स भी प्रेजेंट होता है। ये इनका TS हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इन्हीं के अंदर स्केलेटल रॉड्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये जो हमें राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है स्केलेटल रॉड्स की, यानी कि यहाँ पर एक लंबा एक स्केलेटल रॉड्स होगा जो कि किसका बना होता है, जिलेटिनस का बना होता है। यहाँ पे होता है एक गिल्स बार जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पर प्राइमरी है गिल्स बार, फिर यहाँ पर सेकेंडरी गिल्स बार, यहाँ पर प्राइमरी गिल्स बार, यहाँ पर सेकेंडरी गिल्स बार। तो प्राइमरी गिल्स बार के अंदर प्राइमरी स्केलेटल रॉड्स होती हैं। जो स्केलेटल रॉड्स होती हैं वो भी 2 टाइप की होती हैं। प्राइमरी गिल बार के अंदर प्राइमरी स्केलेटल रॉड्स होती हैं और सेकेंडरी गिल बार के अंदर सेकेंडरी गिल बार के अंदर सेकेंडरी स्केलेटल रॉड्स होती हैं। अब प्राइमरी स्केलेटल रॉड्स जो होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है एकदम डंडी नुमा, ठीक है। और जो सेकेंडरी होती है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है डंडी नुमा, ठीक है। एक रॉड की तरह प्रेजेंट होती है, एकदम सीधे खड़ी होती है इनकी बॉडी में, ताकि ये फेरेंजियल वॉल जो होती है उनको सहारा दे सके, सपोर्ट कर सके। तो ये जो प्राइमरी स्केलेटल रॉड होती हैं ये नीचे से ब्रांच्ड हो जाती है, ऐसे इनके 2 मुंह बन जाते हैं। और जो सेकेंडरी गिल बार के अंदर जो रॉड होती हैं उनका एक ही मुंह रहता है। और इन्हीं रॉड के बीच में क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी रॉड होती है, इन्हीं रॉड के बीच में अब इन दोनों रॉड जो स्केलेटल रॉड्स होती हैं, यही रॉड आपस में कनेक्ट होती हैं एक और स्केलेटल छड़ से, तो उनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक्यूल्स। ये पूरे इसी तरह से स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा फेरेंजियल वॉल के अंदर 3 पार्ट्स, फेरेंजियल वॉल में 3 पार्ट्स, गिल स्लिट्स, सेकेंड हमारे गिल्स बार, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फेरेंजियल वॉल।
या फिर गिल्स लैमेला। और थर्ड कौन सा है? ये जो गिल्स बार होते हैं ये भी टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इनमें डिफरेंस केवल सिलोमिक कैविटी का ही होती है, सिलोमिक कैविटी का ही होता है, बाकी पूरी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहती हैं। और थर्ड होता है गिल्स स्केलेटल रॉड्स। ये भी टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी स्केलेटल रॉड्स और सेकेंडरी स्केलेटल रॉड्स। कुछ इस टाइप से ये हमको दिखाई देता है। ये हमारे छेद हो गए, गिल स्लिट्स हो गए। इसी के साथ में ये हमारा कौन सा टीएस था, गिल बार का, ये प्राइमरी। अब प्राइमरी गिल बार है तो इनके नीचे ये जो रेड वाला है ये क्या है, स्केलेटल। ये हमारे गिल स्लिट्स, ठीक है। ब्लू वाले रीजन के अंदर गिल्स बार जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो है ये हमारा प्राइमरी गिल बार है। जो ग्रीन वाला रीजन हमें दिखाई दे रहा है ये पूरा कौन सा है, प्राइमरी गिल बार। और ये जो रीजन है ये कौन सा है, हमारा सेकेंडरी गिल बार। और ये जो गिल बार का हमें टीएस, जब हम टीएस करते हैं तो ये हमको इस टाइप से दिखाई देता है। अब इन्हीं के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, रेड वाली एक स्केलेटल रॉड प्रेजेंट होती हैं। तो ये भी टू टाइप्स की होती है स्केलेटल रॉड्स। जो प्राइमरी गिल बार है उसके अंदर प्राइमरी स्केलेटल रॉड्स होगी। तो हमारी स्केलेटल रॉड्स किस टाइप से होती हैं, जो ब्रांच होती है वो प्राइमरी स्केलेटल्स रॉड, और ये जो है जो अनब्रांच्ड हैं ये हैं सेकेंडरी स्केलेटल रॉड्स। तो इनके अंदर प्राइमरी स्केलेटल्स, गिल बार के अंदर प्राइमरी स्केलेटल रॉड्स होती हैं और सेकेंडरी गिल बार में सेकेंडरी स्केलेटल रॉड्स होती हैं जो कि अनब्रांच्ड है। अब इन दोनों रॉड्स को आपस में मिलाने के लिए एक और स्केलेटल रॉड होती हैं जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक्यूल्स। और इसी तरह की स्ट्रक्चर पूरी फेरेंजियल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। तो दो प्राइमरी गिल बार के बीच में एक सेकेंडरी गिल बार होता है और गिल स्लिट्स के दो गिल स्लिट्स के बीच में एक प्राइमरी गिल बार जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कुछ इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तब जब इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इससे भी आपको क्लियर हो चुका होगा, तो ये फेरेंजियल वॉल होती है किसकी, ब्रोंकाइस्टोमा के अंदर। इनमें क्या होता है कि ये जो टीएस हमको गिल बार के दिखाई दे रहे हैं, इनका जो ये वाला जो पार्ट होता है, जो फ्रंटल सीलिया जो निकल रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये इनका होता है एंडोडर्म का। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है फेरेंजियल जो इंटरनल वॉल होती है वो एंडोडर्म से बनी होती है। तो इतना जो राउंड स्ट्रक्चर है वो है एंडोडर्म का। ये जो ग्रीन वाले रीजन से दिखाया है ये पूरा अंडरलाइन, ये पूरा किसका बना है, एंडोडर्म का। और ये जो बाहर वाला रीजन है, जो आउटर वाला रीजन है, जो कि बाहर रहता है एट्रियम की तरफ रहता है, क्योंकि यहाँ पर सैक आ जाता है। तो वो वाला जो रीजन है ये ब्लैक वाला, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं एक्टोडर्म वाला रीजन। तो ये हो जाते हैं हमारी फेरेंजियल वॉल कंप्लीट। इसी के साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कैसे रोल प्ले होता है कि जब वाटर आता है, जब हमारा वाटर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब वाटर इसी डायरेक्शन में आ जाता है हमारे फेरिंग्स वाले रीजन में, और यहाँ से ये जो वाटर होता है, यहाँ से ये वाटर इन गिल स्लिट्स की हेल्प से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तभी ये जो
पूरी गिल बार है, क्योंकि ये फेरेंजियल वॉल है और इसी गिल्स बार के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं, हमें दिखाई दे रही हैं रेड वाली से। तो ये फेरेंजियल वॉल ही होती हैं गिल बार, और इन्हीं गिल्स बार के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो जब ये फूड मटेरियल के साथ साथ वाटर आता है फेरिंग्स वाले रीजन के अंदर, तब यहाँ पर क्या होता है कि फूड मटेरियल तो यहीं पर रह जाता है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले करता है। ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नीचे बैठ जाते हैं फूड मटेरियल, और इस ग्रूव की हेल्प से और इनके सीलिया की हेल्प से, म्यूकस के सिक्रेशन की हेल्प से और गिल्स बार के जो फ्रंटल सीलिया हैं, ये जो फ्रंटल सीलिया हैं गिल्स बार के, इनकी हेल्प से ये फूड मटेरियल जो होता है वो ऊपर आ जाता है और एपीफेरेंजियल ग्रूव के अंदर आकर के सीलिया की तालमय गति के कारण फेरिंग्स वाले पोर्शन के अंदर आगे बढ़ जाता है। तो ये हमारा रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव पार्ट के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह से रोल प्ले करता है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। तो वाटर के साथ जो ऑक्सीजन आता है फेरिंग्स वाले पोर्शन में, यहाँ जब वाटर के साथ ऑक्सीजन आता है तो ये जो गिल्स बार की जो लेटरल सीलियाई हैं, ये लेटरल सीलियाई डायरेक्शन देती हैं, गिल स्लिट्स में मुड़ने के लिए वाटर को, और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। उसी टाइम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की एक्टिविटी प्ले होती है, यानी कि जो वाटर के साथ जो आया ऑक्सीजन होता है O2, ये ब्लड वेसल्स जो गिल्स बार के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ये वाटर के साथ आई जो O2 होती है, ये किस में चली जाती है, किस में पास आउट हो जाती है? वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स की जो CO2 होती है वो CO2 चली जाती है वाटर के अंदर। वाटर से आई हुई जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड वेसल्स में चली जाती है, क्योंकि वाटर यहाँ पर आता है और गिल स्लिट्स में जाने से पहले इनकी सीलिया से टच होता है, जिसकी हेल्प से इनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इन ब्लड वेसल्स में वाटर से आई हुई ऑक्सीजन चली जाती है और ब्लड वेसल्स की जो CO2 होती है वो फिर से वाटर में आ जाती हैं, और यही जो वाटर होता है ये गिल स्लिट्स से बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा रोल प्ले हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, गैसों का एक्सचेंज भी हो जाता है। तो जो फूड मटेरियल था वो किस डायरेक्शन से होते हुए जो फेरिंग्स के लेटरल वाले पोर्शन से इनके सीलिया की हेल्प से ऊपर जाते हैं और इनके अंदर एपीफेरेंजियल ग्रूव के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ से फिर फेरिंग्स वाले पोर्शन से आगे बढ़ते हैं कुछ इस डायरेक्शन के अंदर। जो हमें ये वाला पोर्शन, हम इसको ऐसे कट करके मैं बता रही हूँ, ये जो ऑरेंज वाले पोर्शन है दिस इज़ द पार्ट ऑफ एपीफेरेंजियल ग्रूव। यहाँ पर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये सीलियरी फीडिंग मैकेनिज्म को शो करते हैं। और ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ये है एंडोस्टाइल, यहाँ पे भी सीलिया होते हैं। तो इन फेरेंजियल वॉल के सीलिया के हेल्प से जो गिल बार हैं उनके फ्रंटल सीलिया की हेल्प से फूड पार्टिकल्स यहाँ पर आने के बाद में इन एरो के अकॉर्डिंग ऊपर चले जाते हैं एपीफेरेंजियल ग्रूव में, और यहाँ से फिर ये अपना आगे वाला पोर्शन जो होते हैं वो कंप्लीट करके ईसोफेगस वाले पार्ट में चले जाते हैं, और यहीं से जो वाटर होता है वो इन गिल स्लिट्स की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो ब्लू वाला रीजन है दिस इज़ द एट्रियम। तो ये ब्लू वाला पोर्शन मैंने एट्रियम का बताया है, यहाँ पर वाटर आ जाता है और इसे एट्रियोपोर की हेल्प से बाहर कर दिया जाता है। तो इतनी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मैकेनिज़्म होती है फूड पार्टिकल्स की वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ में जब हम
ये आगे वाला पोर्शन देखते हैं। फेरिंग्स वाले पोर्शन से आने के बाद जब फूड मटेरियल जो होता है एपिफेरेंजियल ग्रूव के साथ साथ ईसोफेगस वाले पोर्शन में आ जाता है, तो ये पोर्शन थोड़ा सा फेरिंग से नैरो वाला पार्ट होता है और यहाँ से फूड मटेरियल जो होता है वो इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर एंटर हो जाता है। अब इंटेस्टाइन में 2 पार्ट्स होते हैं और इंटेस्टाइन की पूरी वॉल सीलिएटेड होती है और इसी सीलिएटेड वॉल के अंदर बहुत सारा ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जिनसे इन फूड मटेरियल का डाइजेशन हो जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है मिडगट डाइवर्टिकुलम। इंटेस्टाइन, इसोफेगस और मिडगट, जो इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पार्ट है मिडगट, इनके जंक्शन पर ही एक ब्लाइंड पाउच जो होता है वो एक्सटेंड करता है, आउट ग्रोथ होती है ये, जिसको हम ब्लाइंड पाउच बोलते हैं, अंधथैला बोलते हैं, अंधा थैला, इसको हम बोलते हैं मिडगट डाइवर्टिकुलम। और ये एक लीवर की फॉर्म के अंदर वर्क करता है। इन डाइवर्टिकुलम में बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं और जिनसे कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं और इन सेल्स को हम बोलते हैं जाइमोजन सेल्स। और ये बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को ये सिक्रेट करते हैं ताकि फूड मटेरियल का डाइजेशन हो सके। प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज, इन सारे एंजाइम्स का ये सिक्रेशन करते हैं और यहाँ पे फूड मटेरियल का डाइजेशन हो जाता है। और यहाँ से आने के बाद में जो फूड मटेरियल ईसोफेगस में आता है, यहाँ पर ये राइट हैंड साइड की तरफ में कुछ इंटेस्टाइन जो मिडगट वाला पार्ट है वहाँ पर कुछ सीलिएटेड ट्रैक होता है। यहाँ पर ये सीलिएटेड ट्रैक होता है जो कि अर्धचंद्राकार होता है और ये जो फूड मटेरियल है उसको डायरेक्शन देता है कि उसको इस मिडगट डाइवर्टिकुलम में जाना है। यहाँ पर फूड पार्टिकल्स का, फूड मटेरियल का डाइजेशन हो जाता है क्योंकि वाटर जो था वो सारा यहाँ से रिमूव हो गया था। तो फूड मटेरियल के साथ में म्यूकस भी आता है। म्यूकस का जो धागा होता है जो फूड मटेरियल को चिपचिपा बनाता है वो भी उसी के साथ साथ आता है और यहाँ पर ये आने के बाद में इसका डाइजेशन हो जाता है एंजाइम्स की हेल्प से। जो जाइमोजन सेल्स होती हैं वो एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं और डाइजेशन को कंप्लीट करती हैं। यहाँ से जो फूड मटेरियल मिडगट वाले पोर्शन में आता है तो यहाँ पर इसका बचा कुचा डाइजेशन हो जाता है क्योंकि इंटेस्टाइन की पूरी ही वॉल ग्लैंडुलर सेल से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव जूस का भी सिक्रेशन होता है मिडगट के अंदर। और एक और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है सर्कुलेटरी, जो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है उनमें सर्कुलेटरी सीलिएटेड एक और ट्रैक होता है, एक रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इलियोस-कोलियो रिंग। इसी रिंग के अंदर जो फूड मटेरियल है उस फूड मटेरियल से म्यूकस के जो धागे हैं वो भी टूट जाते हैं और फूड मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा रोटेशन होकर के उन म्यूकस वाले कॉर्ड्स को तोड़ देता है। और यहाँ पर हिंड गट में आने के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को एनस की हेल्प से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड पार्ट को एनस पोर की हेल्प से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये पूरी एलिमेंट्री केनाल हो गई और ये हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ लिया। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है मिडगट डाइवर्टिकुलम का, जिसको हमने ब्लाइंड पाउच बोला था और इसकी लोकेशन इसोफेगस और इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पार्ट मिडगट के जंक्शन पर होती है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ये लोकेटेड रहता है। और पूरी इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो एपिथेलियम की बनी होती है ग्लैंडुलर सेल से और यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन से भी ये डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं। और हिंड गट में इन डाइजेस्टेड फूड का
एब्जॉर्प्शन हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम ब्रोंकायोस्टोमा के एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनके अगर हम टीएस को देखें तो इनका टीएस हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अगर हम ओरल हुड का यानी कि इतने वाले आगे वाले पोर्शन का टीएस कट करके देखें तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि ब्रोंकायोस्टोमा के अंदर ये जो मायोटोम्स हमें दिखाई दे रहे हैं ब्लू वाले, जो मसल्स बैंड होते हैं मायोटोम्स, और सेगमेंटल अरेंज में प्रेजेंट होने वाले गोनाड्स, ये यूनिसेक्सुअल होता है। इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इनके गोनाड्स भी डिफरेंट होंगे। इन मायोटोम्स और गोनाड्स की नीचे क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल, तो दोनों साइड से ये दिखाई देते हैं मायोटोम्स, और इन मायोटोम्स के नीचे होते हैं गोनाड्स दोनों लेटरल साइड में, और इन्हीं के पीछे स्ट्रक्चर होती है एलिमेंट्री कैनाल की। तो जब हम इसका टीएस कट करके देखते हैं तो हमें ये मायोटोम्स और गोनाड्स भी दिखाई देते हैं। दिस इज़ द पोर्शन ऑफ ओरल हुड टीएस। तो जब हमने इस ओरल हुड का टीएस करके देखा तो ये वाली हमें नोटोकॉर्ड दिखाई दी, इसके ऊपर नर्व कॉर्ड दिखाई दी, और इस नर्व कॉर्ड के अंदर ही एक सेंट्रल कैनाल होती है, और इसी के पास में लेटरल ओसिलाई होती है। ये जो रेड रेड डॉटेड हैं ये हमारे लेटरल ओसिलाई हैं। और ऊपर वाला जो हमें पता है डोर्सल फिन रेज बॉक्स होता है, पूरा फिन प्रेजेंट होता है यहाँ पर, इसका भी थोड़ा सा पोर्शन हमें दिख रहा है। ये पूरी बॉडी वॉल हो जाती है, और इसी के साथ ही जो ब्लू वाला पोर्शन है सेगमेंटल अरेंज के अंदर, पेयर्स के अंदर, ये हमारे मायोटोम्स हो जाते हैं, पेशियों खंड हो जाते हैं, और इनका भी हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जब हमने ओरल हुड का टीएस कट करके देखा तो हमें कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिली। नोटोकॉर्ड, ये हमारी नर्व कॉर्ड, इसी के अंदर सेंट्रल कैनाल, लेटरल ओसिलाई, ये बॉडी वॉल ब्लैक वाली, इसमें डोर्सल फिन रेज बॉक्स, ये हमारे मायोटोम्स, और मायोटोम्स को एक दूसरे से सेपरेट कौन रखता है, मायोसेप्टा। यहाँ पर हमको ये दिखाई दिया हेर्ट्ज़बर्ग ग्रुप, क्योंकि ये बक्कल कैविटी का रीज़न आ जाता है। ये हमारे क्या है, ये माउथ वाला पूरा पोर्शन है, और इसी माउथ वाले पोर्शन को घेर कर कौन रखता है, ओरल हुड। तो ये ओरल हुड के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। और ओरल हुड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमारे ओरल हुड का फॉर्मेशन दिखाया गया है। द प्रोजेक्शन ऑफ डोर्सल एंड लेटरल साइड्स आर प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रंक, यानी कि ट्रंक के सबसे आगे वाले पार्ट पर, आगे वाले रीजन पर डोर्सल और लेटरल साइड पे कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, कुछ खड्डे होते हैं, जिनसे ये ओरल हुड का फॉर्मेशन होता है। और ये ओरल हुड एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि माउथ को घेर कर रखती है। अब इस ओरल हुड के आगे हमारे क्या हो जाती हैं, वेस्टिब्यूल, बक्कल कैविटी। तो ये वाला जो रीजन है ये हमारा बक्कल कैविटी का रीजन है, और दिस इज़ द वॉल ऑफ बक्कल कैविटी। और इसी वॉल के अंदर हमें ये एक हेर्ट्ज़बर्ग का ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो इतना पोर्शन हमारा किसका है, टीएस ऑफ ओरल। अब जब हमने फेरिंग्स का टीएस कट करके देखा तो इसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिली। फेरिंग्स वाले रीजन के अंदर हमारे गोनाड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर भी हमको देखने को मिली। ये हमारे मायोटोम्स ही हैं, ये नोटोकॉर्ड ही होती हैं, ये नर्व कॉर्ड, और यहाँ पे डोर्सल फिन एज इट इज़ सेम रहता है, केवल यहाँ पर इनका डिफरेंस होता है। ये गोनाड्स प्रेजेंट है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ये बाहर आउटसाइड के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो जाता है। ये गोनाड्स हो गए। इसी के साथ में ये हमारा एट्रियम वाला थैला गोनाड्स को कवर करके रखता है, ब्लू वाला एट्रियम वाला पोर्शन। और ये हमारे फेरिंग्स वाला रीजन जिसके अंदर ये एपीफेरेंजियल ग्रूव हो जाती है, दिस वाज द एपीफेरेंजियल ग्रूव। और ये हो जाती है हमारी एंडोस्टाइल वाला रीजन। ये एंडोस्टाइल वाला रीजन
और इसी के साथ में ये पास में हमको दिखाई दे रहा है मिड कट डाइवर्टिकुलम। जब हमने इसका ऐसे टीएस लिया है तो हमें ये वाला पोर्शन भी थोड़ा दिखाई देता है, मिड कट डाइवर्टिकुलम। ये हमारे मेटाप्लूरल फोल्ड हैं और ये हैं एपीप्लूर्स। ओरल हुड का एक और सेक्शन मैं तो आप लोगों को दिखा देती हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा। जो मैंने टीएस दिखाया था उसका स्ट्रक्चर ये वाला था, इतना वाला पार्ट ये हमको दिख रहा है, ये टीएस इसका सेक्शन। इसी के अंदर ये हमारा ओरल हुड वाला रीजन था जो रेड रेड है, ये ओरल सिराई इसके ऊपर प्रेजेंट है। अब इनके अंदर माउथ, ये पूरा माउथ वाला पोर्शन है, इसके अंदर अब ये बक्कल कैविटी आ जाती है। ये जो वाइट वाला में स्पेस दिख रहा है दिस इज़ द बक्कल कैविटी, और इसी बक्कल कैविटी और वेस्टिब्यूल वाले रीजन में व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि बक्कल कैविटी की वॉल से ही निकले होते हैं। यहाँ पर आने के बाद में ये रोटेटरी ऑर्गन है, ये वाटर करंट को वोर्टेक्स के अंदर चेंज कर देता है, एक भंवर बना देता है, और उसी भंवर को फिर ये आगे पुश करके भेज देते हैं वाटर के साथ ही फूड मटेरियल को आगे। और ये होता है बक्कल कैविटी का पीछे वाली स्ट्रक्चर जो सबसे पीछे प्रेजेंट होती है व्हीलम। इसी व्हीलम से फिर स्टार्ट हो जाता है हमारा फेरिंग्स। ये मेटाप्लूरल फोल्ड आ जाते हैं, ये एपीप्लूर्स। तो यहाँ से हमें एपीप्लूर्स का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस वाज द रीज़न। ओके, तो ये भी हमारा हो जाता है फेरिंग्स का टीएस। इसी के साथ में अगर हम इंटेस्टाइन का टीएस कट करके देखते हैं तो ये हमारा इंटेस्टाइन वाला टीएस है। जब हमने इंटेस्टाइन वाले टीएस को कट करके देखा यहाँ से, तो देखो हमें ब्लू वाला रीजन दिखाई दे रहा है, ये हो जाता है हमारा एट्रियम वाला पोर्शन। तो यहाँ पे भी सेम नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, डोर्सल फिन, ये वापस से मायोटोम्स जो कि मसल्स बैंड होते हैं। यहाँ पर ये हमको मसल्स बैंड दिखाई देते हैं जब हम सेक्शन कट करते हैं तो। और ये ग्रीन वाला रीजन हो जाता है हमारा इंटेस्टाइन अंदर वाला। और ये जो ब्लू वाला रीजन है ये है एट्रियम वाला पोर्शन, क्योंकि हमें इतना यहाँ से कट किया तो ये एट्रियम वाला पोर्शन भी हमको दिखाई दे रहा है। और ये हो जाता है वेंट्रल फिन। यहाँ पे एक फिन प्रेजेंट होता है ये वाला, ये क्या है वेंट्रल फिन, क्योंकि वेंट्रल फिन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, एंट्रियोपोर के आगे से स्टार्ट होता है वेंट्रल फिन। और हमने यहीं से टीएस कट करके देखा तो ये हमारा वेंट्रल फिन भी आ जाता है। तो ये टीएस ऑफ इंटेस्टाइन है, ये व्हीलम का स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा सारे स्ट्रक्चर्स ब्रैंकायोस्टोमा की। इसी के साथ में ब्रैंकायोस्टोमा जो होता है एक और एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जब ये अपने फूड पार्टिकल्स को रिजेक्ट करता है, जो बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये ओरल हुड से छलने की तरह वर्कआउट करता है और जो बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर आने नहीं देता है। तो जब बड़े पार्टिकल्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं तो ये वाटर को अंदर आने नहीं देते हैं। तब इस बॉडी का जो वाटर होता है, इस वाटर से ही ये एट्रियोपोर को बंद कर देते हैं और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और एक बहुत ही फोर्स के साथ में वाटर को बाहर पुश करते हैं, जिससे जो आगे वाले फूड पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े वो हट जाते हैं और उसके बाद ये पूरा शिथिल हो जाता है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म शिथिल हो जाता है। और इसी के साथ में ब्रैंकायोस्टोमा बहुत ही स्लगिश टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, सुस्त होता है। जैसे ही इनको फूड मटेरियल्स दिखता है तब ये अपने एक्टिव परफॉर्म में आ जाते हैं और उसके बाद ये अपनी फीडिंग मैकेनिज़्म, सीलियरी फीडिंग मैकेनिज़्म को दोबारा से इसी तरीके से शो करते हैं। ये हमेशा ही ड्यूल नेचर को शो करते हैं। ये नाइट में वाटर से बाहर निकलते फूड मटेरियल के लिए और जैसे इनको फूड मटेरियल मिलता है ये एक्टिव परफॉर्म में आ जाते हैं, वरना ये स्लगिश टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ही सुस्त होता है और ये वाटर में वर्टिकली स्विम करता है, बिल्कुल सीधा ऐसे स्विम करता है। आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्लियर हो चुका होगा और उसी के साथ में ये सभी के स्ट्रक्चर।
थैंक यू।